नमस्कार। कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, क्लास 3 हो चुकी है पहले, और आज वो क्लास 4 हो चुकी है, 5वीं क्लास है आज। तो पहले हमने जो एक यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट अपने कंप्लीट की थी, उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो बातें थी वो बाल विकास के ऊपर थी। तो पहली जो हमने वृद्धि और विकास के बारे में देखा था, तो वृद्धि और विकास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तो देख ही लेना। और इसके अलावा जो विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और इसके अलावा जो एक वातावरण और वंशानुक्रम का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, वातावरण और वंशानुक्रम। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इन चीज़ों को तो आप देख लेना, और जिसने नहीं देखी है पहले क्लास वो जाके देख ले एक बार, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपके। और आज हम अधिगम पढ़ने वाले हैं। तो अधिगम के अंदर पहले पढ़ रखा थोड़ा बहुत, तो कि अधिगम सीखने को अधिगम कहते हैं, लर्निंग। तो अधिगम का अर्थ सीखना ही होता है, सीखना, लर्निंग जो है अधिगम ही होता है। अब देखिए, रटकर याद करने को अधिगम नहीं कहेंगे, रटकर याद करते हैं तो उसको अधिगम नहीं कहते हैं। तो और ये जो है अधिगम के ऊपर कुछ टॉपिक है जो अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए कि अधिगम होता क्या है। तो एक तो सीखना अधिगम है, सीखना। सेकंड हो जाएगा आपके कि अधिगम जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो अधिगम जो होता है वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा? देखिए, आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना, तो उसका कुछ अर्थ होता है। आप जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाना सीखा है, तो खाना बनाना आपने सीखा है ना, तो उसका कुछ उद्देश्य था खाना बनाना, तभी आपने सीखा है। बिना उद्देश्य के आपने कुछ भी नहीं सीखा है, तो उद्देश्यपूर्ण है अधिगम, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये हमेशा नवीन होता है। आप कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं ना, तो एक चीज़ देखते हैं कि जो नई चीज़ सीखते हैं हम, उसके अंदर कुछ नया सीखने को मिलता है हमें, कुछ अलग सीखने को मिलता है हमें। तो जब हम कुछ अलग सीखते हैं वही अधिगम है, कुछ नया सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नवीन होगा ना, कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल नवीन है, आपने कभी पहले नहीं देखा, वो चीज़ नई सीखी है पहले, तो वो अधिगम कहलाता है। आपने कोई चीज़ आपके पास पहले से आप जानते हैं, मतलब पहले से सीखते हैं, आप अगर उसका रिवाइज करते हैं तो वो अधिगम नहीं होगा। आपको नई चीज़ सीखनी है, बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, वो अधिगम होगी, ठीक है। अच्छा, अधिगम से एक चीज़ ये भी है कि जो इसका सर्वांगीण विकास होता है, अधिगम से जो हमारे जो विकास होता है हमारा, वो सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अधिगम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है ऐसे तो। क्रियात्मक होता है अधिगम, और व्यवहार में आए परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है ये तो। और इसके बाद में क्रियात्मक होता है, और ये भी बोल सकते हैं हम कि ये जो है व्यवहार में तुरंत परिवर्तन को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास कि देखो, सीखने को अधिगम कहते हैं, कुछ नवीन ज्ञान हमारा जो अर्जन होता है हमारे, वो अधिगम कहलाता है। इसके बाद में आपके तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण होता है। हमेशा अधिगम जो होगा वो उद्देश्यपूर्ण होता है, कुछ उद्देश्य होगा उसका, तभी आप कुछ चीज़ सीखते हैं। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तभी आप कोई चीज़ सीखते हैं। इसके अलावा नवीन होता है आपके, देख लीजिए, नवीन इसलिए है क्योंकि अधिगम का जो बेस होता है वो यही है कि
अधिगम, अगर कोई चीज़ नवीन आप ग्रहण करते हैं उसी को ही अधिगम कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपके आपके विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, मतलब आपके जो विकास है, आपने पढ़ा है विकास कैसे होता है, आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक सारे विकास होते हैं इसके अंदर अधिगम में। और इसके बाद में क्रियात्मक होता है, एक क्रियात्मक है आपके लिए, आप कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आप कुछ नवीन तरीके से सीखते हैं। आप मान लीजिए आपको ऐसे बोला गया कि 2+2 कितने होते हैं, जब आपको नहीं पता होता तो आप कुछ सोचते हैं कि 2+2 कितने हो सकते हैं, 4 होंगे, 5 होंगे। आप कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसे सोचा ये 2 है, ये 2 हैं, इनको जोड़ें कैसे, तो कुछ क्रियाएं की आपने, कुछ नवीन क्रियाएं की, क्रियात्मक है ये, तभी आपने कुछ सीखा है और आपने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो अधिगम के अंदर एक चीज़ ये भी है कि अधिगम जो है वो किसी जो समस्या के साथ स्टार्ट होता है और जो समस्या के अंत तक भी इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन को है, ये आपके काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो अधिगम जो होता है ना वो व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन को बताते हैं। अच्छा, इसके बाद में देख लेते हैं कि अधिगम की जो परिभाषा है वो किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दी है, ये भी देख लेते हैं। तो ये भी देख लें। देखिए, सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक आए थे वो आए थे, मतलब अधिगम की परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले तो, कि अधिगम है क्या। अधिगम, अधिगम है आपके अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, ये जिस कार्य में होता है वो अधिगम कहलाता है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, ये जिस कार्य में है वो कार्य अधिगम कहलाता है। उस कार्य को करने वाला अधिगम अर्जन करता है। और ये जो होता है वो स्थायी होता है, ये स्थायी होता है। ये आप देख लीजिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है अधिगम के लिए। यही सवाल आते हैं कि जो अधिगम जो मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो बस वहाँ पे इतना ही है कि जो प्रशिक्षण पर अधिगम आधारित है या नहीं है, ये पूछते हैं, अनुभव पे है या नहीं है, और ये स्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो स्थायी होता है अधिगम, हमेशा स्थायी होता है, ठीक है। और ये अभ्यास पर आधारित है, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक आए थे, सबसे पहले गिलफोर्ड आए थे। गिलफोर्ड ने ये बताया कि जो व्यवहार के कारण आए परिवर्तन को। अच्छा देखिए, आपने किसी को गाली दी, आपके दोस्त है उसको गाली दी, तो वो भी गुस्से में आ जाएगा और वो भी आपको गाली से ही जवाब देगा वापस। तो ये क्या हुआ, व्यवहार के कारण, आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया उसने उसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ किया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये है व्यवहार के कारण परिवर्तन को अधिगम। ये हो गई आपके गिलफोर्ड की। वहाँ पे एग्जाम में यही आते हैं सीधे से कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किसने बताया है, तो गिलफोर्ड है इनके लिए, ये मार्क करना आपको। इसके बाद में आए थे विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ ये बताते हैं, विलियम वुडवर्थ ये बोलते हैं कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। फर्स्ट तो इनका यह है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और सेकंड ये बोलते हैं कि जो स्थायी और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन होता है, इसके अंदर नवीन स्थायी प्रतिक्रियाओं ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, ये इन्होंने विलियम वुडवर्थ ने बताया है कि अधिगम एक विकास की एक प्रक्रिया है और नवीन स्थायी प्रतिक्रियाओं का जो है अर्जन है, ये अधिगम कहलाता है। अच्छा, इनके बाद आए थे आपके जो इनके बाद है
और इनके बाद में नेक्स्ट है आपके B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। B.F. स्किनर का तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये तो देख लेना। इसमें इन्होंने बताया है कि जो अधिगम जो होता है आपके, वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद में आइजैक आए थे। आइजैक इन्होंने ये बताया कि स्थायी और नवीन परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। स्थायी और नवीन, स्थायी बोल दो या नवीन बोल दो, परिवर्तन ठीक है। देखिए ये मनोवैज्ञानिक है, और आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उनसे पहले उनके मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो जो विचार दिए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तो देखो मनोवैज्ञानिक जो है उनके एक तो उनके जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ज़्यादातर वही आते हैं कि जो डायरेक्ट परिभाषा आ जाती है ये किसने दिया है या इनका क्या कथन है। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किसमें किसने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, कि कौन से सिद्धांत दिए और इनका अर्थ है। थोड़ा अर्थ समझना ज़रूरी है। आपको अधिगम के बारे में कुछ पता होना भी ज़रूरी है। रटकर भी, ये भी सही बात है कि रटकर याद करना अधिगम नहीं है, तो आप भी रटकर और नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत अगर परिवर्तन कर दी है अगर आपकी परिभाषा में भी, तो आप गलत कर सकते हो। तो रटकर याद तो करना ही नहीं है, और रटकर याद करना वैसे अधिगम भी नहीं होता। तो हमें अधिगम करना है। अधिगम करेंगे तो हमारे मतलब कहते हैं ना आगे तक काम आने वाला है, एक दिन का काम नहीं है। तो हमारे व्यवहार में भी काम आएगा, हमारे जो दैनिक जीवन में भी। तो देखो अधिगम के बारे में 3 चीज़ ध्यान रख लेना। एक तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव को अधिगम कहते हैं, और एक स्थायी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में गिलफोर्ड ने एक परिभाषा दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसके बाद विलियम वुडवर्थ ने बोला है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, नवीन स्थायी प्रतिक्रियाओं का अर्जन होता है इसमें। B.F. स्किनर ऐसे बोलते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे समझे? व्यवहार में उत्तरोत्तर एक निश्चित क्रम में होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसा हम व्यवहार करेंगे उसी प्रकार हमारा जो विकास होगा। आइजैक बोलते हैं स्थायी नवीन परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। स्थायी नवीन, सही बात है। देखिए ये चीज़ तो सब में कॉमन है। एक तो ये जो नवीन है और एक ये स्थायी है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ एक और क्या है, ये विकास की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। सब चीज़ें बिल्कुल एक रिलेटेड है, सबको एक रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अधिगम है क्या। ये प्रक्रिया विकास की ही एक प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आपके। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं आगे कि इसके पक्ष देख लेते हैं, कौन कौन से पक्ष हैं इसके, और इसकी विधियां भी देख लेते हैं। तो आज तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो गले में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे प्रकाश तो वॉमिटिंग हो रही है इनको, फिर भी आपके लिए बैठे हैं कब से, हमारे आपके लिए बैठे हैं, देख लो। तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी मैंने बोला इनको रेस्ट कर लो, लेकिन इन्होंने बोल रहे नहीं पढ़ाएंगे। तो देख लो हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं पक्ष देख लेते हैं कि देखो संज्ञानात्मक पक्ष एक तो आपके संज्ञानात्मक, सेकंड इसमें क्रियात्मक पक्ष, और एक है इसमें भावात्मक पक्ष। ओके, क्या इनमें क्या किस टाइप से इसको पढ़ना है? देखो संज्ञानात्मक पक्ष हो आपके, जिसमें आप कुछ नवीन चीज़ें जैसे ग्रहण करते हैं तो आपके ध्यान में कुछ नई चीज़ें आती है, कुछ नया आप सीखते हैं, ये संज्ञानात्मक में आएगा आपके।
नई जो चीज़ आपके संज्ञान में आती है, संज्ञान से ले हो इसका अर्थ, संज्ञान में क्या होता है, नई चीज़ का आप संज्ञान में लेते हो या नई चीज़ आप सीखते हो उसको, ठीक है। क्रियात्मक, क्रियात्मक आप क्रिया करते हैं, आप शारीरिक क्रिया करें या आप मानसिक क्रिया, तो आपको मतलब जो विजिबल है, जो शारीरिक क्रिया करते हैं वहाँ भी अधिगम होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक शारीरिक क्रिया है। भावात्मक, आपको कुछ चीज़ डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्टली आप समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो वो भावात्मक पक्ष होगा उसका। ये तो उसके पक्ष हैं, तो ये 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। इसके बाद में इसकी विधियाँ देख लो, आप किस किस माध्यम से जो अधिगम करा सकते हैं किसी को। तो इसमें पहली विधि आपके अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि जो होती है, इसके अंदर करके सीखना, मतलब कुछ, मतलब जैसे मैं आपको लिख के और पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ये इस टाइप से जो अधिगम हो रहा है आपका, ये अनुकरण विधि में आएगा, जिसमें आप कुछ क्रिया कर रहे हैं। इसके बाद में सूझ पर आधारित विधि है। सूझ पे आधारित विधि है, जिसके अंदर आपने ना अखबार के अंदर देखा होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहेलियाँ वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नई नई आप मतलब नए नए विचार लेके आते हैं, तो नए नए विचारों से आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो सूझ पर आधारित होगा। अधिगम के प्रकार हैं, और एक तरीके से अभ्यास पर आधारित, आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे और वो उस चीज़ को आप सीख लेंगे, ये भी अधिगम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में भूल पर आधारित, आप प्रयास करेंगे, भूल जाएंगे, और वापस प्रयास करेंगे, भूल जाएंगे, निरंतर करते रहेंगे और आप उसको सीख लेंगे। ये विधियाँ हैं आपके अनुकरण विधि है, सूझ पर आधारित, अभ्यास और भूल। ये 4 विधियाँ हैं और 4 विधियों के अलग अलग प्रयोग हैं, और सारे प्रयोग पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें देख लीजिए कि इनके प्रकार कौन से अधिगम के। ओके, तो इतना देख लो तब तक। एक तो पक्ष हो गए इसमें और एक विधियाँ हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसके जो प्रकार हैं वो भी देख लो। अधिगम के प्रकार हैं, पहला इसमें गामक अधिगम, सेकंड हो गया प्रतिबोधनात्मक, अधिगम, थर्ड है इसमें, और एक और इसमें कौन सा हो गया, एक तो गामक हो जाएगा, एक प्रतिबोधनात्मक हो जाएगा, एक जो हो जाएगा आपके संकल्पनात्मक अधिगम। देख लेते हैं इनको भी। गामक अधिगम के लिए देखो, एक तो ना आपको प्रकार याद रखने हैं इसके, एक पक्ष याद रखने हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 4 विधियाँ हैं इसकी, अनुकरण, सूझ और अभ्यास और भूल का। सीधी सीधी सिंपल चीज़ें हैं, सीधी याद रखनी है, कोई इसमें कोई अलग से कोई मतलब कोई वैज्ञानिक ने कोई नई कोई थ्योरी इसमें नहीं दी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में प्रकार है, सीधे से 3 प्रकार है। गामक प्रकार है इसका, एक तो गामक अधिगम होता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है, संकल्पनात्मक होता है। गामक अधिगम जिसमें शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया होती है। अनुकरणीय विधि में जो कर कर सीखना, ये अनुकरण विधि है, इस पर आधारित है ये। गामक अधिगम शारीरिक क्रिया से होती है, और ये जो है वो करके सीखना, मतलब अनुकरण पर आधारित है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ हो रही है, ये शैशव अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में। मैं फिक्स चीज़ ही बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बताने का तो काफ़ी ज़्यादा है एक ही टॉपिक के अंदर, लेकिन सिलेबस करना है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ करते हैं, जो अपने सिलेबस में वही चीज़ करते हैं, इसके अलावा फालतू बात पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। तो ये चीज़ देख लो, गामक अधिगम में शारीरिक क्रिया होती है इसमें, और ये अनुकरण विधि पर आधारित है, और इसमें शैशव अवस्था में होती है। प्रतिबोधनात्मक, प्रतिबोधनात्मक आपकी बाल्यावस्था में होगी, बाल्यावस्था के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो इनको अच्छे तरीके से बना लेना। मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब हो गया, ठीक है। अच्छा, तो सम प्रत्यय है इसका, ये इसका सम प्रत्यय है, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब। अब आप बोलोगे सम प्रत्यय क्या होता है, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। तो संकल्पनात्मक देख लो, जो चीज़ है उस हिसाब से चलते जाते हैं। इसमें किशोरावस्था में होती है,
बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सी अवस्था में कौन सा अधिगम होता है। बस गामक अधिगम शैशवावस्था में होता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में होता है और संकल्पनात्मक अधिगम आपके किशोर अवस्था के अंदर होता है। बस 3 चीज़ याद रखनी है, इतना सही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना। हाँ, इसमें अलग अलग है वैसे विषय वस्तु इसका कौन सा होता है, इसका संप्रत्यय कौन सा होता है, तो ये इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आप बाल्यावस्था लिख ध्यान है आपको, तो आप इसका विषय वस्तु समझ जाएंगे। और यहाँ पे आप संप्रत्यय मस्तिष्क में बनने वाला बिंब है, मस्तिष्क में जो सूझ आती है हमारे अंदर वो है, तो इतना सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके आता है अधिगम की विशेषताएं, तो साफ कर रहा हूँ मैं। अभी अधिगम की विशेषताएं तो पढ़ रखी है, इसे तो हमने बताएगा ना। अधिगम सीखने को बोलते हैं और क्रियात्मक होता है और नवीन विशेषताएं होती है इसमें, तो ये चीज़ तो बता रखी है। और इसके अलावा भी है इसमें काफ़ी कि देखिए अधिगम जो होता है वो हम कहाँ सीखते हैं। सबसे पहले अधिगम का जो हमारे जीवन के अंदर अधिगम कहाँ से स्टार्ट होता है, हम अपने परिवार में, जहाँ हमारे परिवार में घर में रहते हैं वहाँ पे सीखते हैं सबसे पहले। तो इसका जो मुख्य आधार हो गया वो एक तो है आपके परिवार, एक हो गया आपके विद्यालय जहाँ, और एक हो गया मित्र मंडली। आपके दोस्तों के पास आप जब बैठते हैं तो कुछ बातें होती है, तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जो परिवार है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, यहाँ पे अधिगम होता है, ठीक है। ये अधिगम के लिए मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती है अधिगम में। इसके बाद अधिगम जो होता है वो हमेशा नवीन नहीं होता है, हमेशा नवीन नहीं होता। नवीन होता है ये बात सही है, नवीन होता है, स्थायी होता है, लेकिन हमेशा नवीन हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये हमेशा नवीन भी नहीं होता है, नवीन भी नहीं होता है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि पूछते भी इसी तरीके से हैं कि अधिगम जो होता है वो अधिगम का नवीन होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर हम सीख रहे हैं तो वो नवीन है, नवीन होना ज़रूरी है क्या उसके लिए, तब वो अधिगम कहलाएगा या नहीं। तो सवाल बस इसी टाइप के आते हैं, कुछ नए नहीं आता इसमें। इसके बाद में क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक बताए रखा है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण तो क्रियात्मक हो गई गामक अधिगम, जिसके अंदर आप अच्छे से देख लो, क्रियात्मक अधिगम होता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा रह गया, और आपके इसमें है कि ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। काफ़ी ज़्यादा है, करे जितने कम है। तो बस मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए इसके अंदर कि अधिगम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अधिगम के बिना विकास किस प्रकार से है, क्या अधिगम के बिना भी विकास संभव है या नहीं है, ये चीज़ है। तो देखिए विकास होता है, विकास एक अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ नहीं सीखते हैं फिर भी विकास होता है उसका। लेकिन अधिगम होता है तब विकास तो होगा ही, अधिगम होना ही एक विकास है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इस प्रकार से देख लो। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें अधिगम का जो वक्र है, अधिगम का वक्र आपके किस किस में आता है। अधिगम की मात्रा और अधिगम में होने वाले समय के बीच होता है। अधिगम की मात्रा कितना अधिगम हुआ है, अधिगम की मात्रा और अधिगम लगने वाला समय, यह है। इनके बीच जो वक्र होता है वो अधिगम का वक्र है। देख लो, इसमें पहला है सरल रेखीय वक्र, जो है सरल रेखीय वक्र सभी को पता है, इस प्रकार से होगा। अच्छे से बना थोड़ा सा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना अधिगम की मात्रा और अधिगम का समय दोनों बराबर चलेंगे। जैसे ये 1 है तो ये भी 1 है, 2 तो यहाँ पे भी 2,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अधिगम की मात्रा और अधिगम में होने वाला समय वो उत्तरोत्तर क्रम में निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ये अधिगम का सरल रेखीय वक्र है। ठीक है, ये तो देख लिया आपने। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र क्या होता है? इसके अंदर ऐसा है कि जो मात्रा है वो पहले मात्रा अधिक होगी, मात्रा अधिक अधिक और समय कम। ठीक है, ओके, तो मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, अच्छे से समझ लेते हैं अब इसको। देखो, सरल रेखीय वक्र है तो इसके अंदर मात्रा और समय दोनों बराबर होंगे, मात्रा भी बराबर होगी और समय भी बराबर कब चलेगा। जैसे अगर इसकी यूनिट 1 है तो इसकी भी यूनिट 1 रहेगी, इसकी 2 रहेगी तो इसकी भी यूनिट 2 रहेगी। ठीक है, उन्नतोदर वक्र धनात्मक वक्र कहते हैं इसको। इसमें मात्रा अधिक होती है और इसमें समय कम होता है। मात्रा अधिक है, देखो 2 पे है और यहाँ पे समय 1 ही है। अगर इसकी 2 यूनिट रहेगी तो इसकी 1 यूनिट है, अगर 3 रहेगी तो मतलब इस प्रकार से उन्नतोदर कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ। तो सरल रेखीय, अगर सरल रेखीय यहाँ है तो ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे इस टाइप से है। और नतोदर मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ, इस प्रकार से जाना है। ये देख लो, मात्रा कम है और समय ज़्यादा है तो नीचे जा रहा है। तो उन्नतोदर, और इसका तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, सरल रेखीय का ये बीच वाला हो गया। ठीक है, मिश्रित वक्र एस टाइप वक्र बोलते हैं इसको। एस टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये जो आकृति है ये इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली आकृति है, इस प्रकार से, तो ये एस की टाइप होती है, इसलिए एस टाइप वक्र है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो प्रारंभ के अंदर ये कम होता है, जैसे स्टार्टिंग में ये कम है मात्रा, फिर मात्रा एकदम से बढ़ा दी। फिर यहाँ पे देखो मात्रा पहले कम है, 1 पे 2 थी, मतलब ये ज़्यादा था, फिर ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। इस प्रकार से एस टाइप वक्र हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखिए कि अधिगम को जो है प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है वातावरण। नहीं, पहला कारण आप लेंगे इसमें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा, अब पहले लिख लेते हैं सारे, फिर अभिप्रेरणा हो जाएगा। इसके बाद में विषय वस्तु, विषय वस्तु, इसके बाद में वातावरण। 4 नंबर पे नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान, विधियाँ। ठीक है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा देखिए, अगर आपके पास, चलो ऐसे देखते हैं, आपको खाना बनाना आता है। ठीक है, अब किसी ने आके ऐसे बोला है आपको कि देखो इसको इस तरीके से नहीं, इसको पहले ये डालो इसमें, फिर ये डालो, पहले प्याज डाल दो, पहले लहसुन डाल दो, इस प्रकार से। तो अब आप सोचेंगे, आप प्रभावित हो जाएंगे कि मैं किस प्रकार से इसको करूं, इसने बताया जैसे करूं या पहले वाला जैसे मेरे को पता है वैसे करूं। तो इस प्रकार से आपका जो है वो ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा उस चीज़ से, तो ये प्रभावित कर रहे हैं आपके। ठीक है, अभिप्रेरणा हो गया। इसके बाद विषय वस्तु। विषय वस्तु, अगर आपको अगर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है तब भी आप अधिगम से प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? देखिए, जैसे आपको मैथ पढ़नी है और आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, वो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके बाद वातावरण, अगर आपका वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, अगर आपके आसपास के लोग, अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और आपके जो आसपास नेगेटिविटी है
तो आप वहाँ से प्रभावित होंगे। वो आपको, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मुझे मतलब अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं क्या करेगा पढ़ के, ऐसे कुछ। आपके मान लो फ्रेंड है, वातावरण के अंदर आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके मित्र मंडली है, विद्यालय में जो आपके साथी हैं, वो जब मान लो शिक्षक भी उसमें आते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और इसके बाद परिवार है, तो ये आपको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में विधियाँ, तो विधियाँ में ऐसा समझ लो कि जो मानसिक विकास होता है वो अधिगम को प्रभावित करता है। अगर हमारी जो मानसिकता किस प्रकार की है उस प्रकार हमारा विकास होगा, तो ये चीज़ हो गई इसका, ठीक है। और ओके, तो अधिगम के बारे में आज पढ़ लिया है। अधिगम, वैसे तो अधिगम वाला टॉपिक पहले पढ़ रखा है ऐसे तो, कि अधिगम क्या होता है, लेकिन हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया कि किसने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो अधिगम लगभग काफ़ी चीज़ हो गई अधिगम में। अब अधिगम के सिद्धांत है, जैसे वृद्धि विकास के सिद्धांत है, और जैसे वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे, इस प्रकार से इसमें भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। आपने देखा यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। और ये आपके अभिप्रेरणा है, विषय वस्तु, वातावरण, नवीन ज्ञान, विधियाँ। कल जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें आप अधिगम के सिद्धांत होंगे। ओके, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। और देखिए आज अब ना ऐसा होगा कि वीडियो को ना शेयर नहीं करेंगे। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जो 3,500 देखें या 350 जने देखें, हम अब जो शेयर नहीं करेंगे इसको ज़्यादा। और जिसको देखना होगा वो आ जाए, मतलब सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसको पता चल जाएगा, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके बाद देखो एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन जो चैनल है, तो यहाँ पे हम आपको बताएं तो आप यहाँ देखो, ऐसा नहीं, जिस पढ़ना होगा वो आ जाएगा, और ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो काफ़ी आज की वीडियो में इतना, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़रूरी नहीं है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो, क्योंकि अब शेयर नहीं करेंगे हम। तो थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.